हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चौहान विज़न। आपका स्वागत करते हैं चौहान विज़न में। ठीक है, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका फ्रेंड प्रदीप। ठीक है, और हम शुरुआत करते हैं कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, शुल्क के साथ भारत के विकास दर और सावधानीपूर्वक नज़र रखने की ज़रूरत है। ठीक है, जीएस पेपर 3 में और इकोनॉमी का मामला है। क्या होता है, शुल्क के साथ भारत की विकास दर सावधानीपूर्वक नजर रखने की जरूरत है। क्या है मामला? क्या है, हाल ही में अमेरिका ने कुछ कड़े व्यापारिक कदम उठाए जो भारत की अर्थव्यवस्था और विदेशी लेन देन पर कहीं ना कहीं असर डालेंगे। ठीक है, और 6 अगस्त 2024 को अमेरिका ने भारत के निर्यात पर तो 25% का अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क पेनल्टी भी लगाने का ऐलान किया है, जो कि 29 अगस्त 2025 को लागू होगा। ये कदम अमेरिका के इसलिए उठाए क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। सिंपल सी बात है, जेलसी। ठीक है, साफ सुथरी बात है, जेलसी। जेलसी क्यों? जेलसी इस वजह से क्योंकि कभी कभी आपको भी कभी फील हुआ होगा कि भाई मेरी उससे लड़ाई हो रखी है, तुम मुझसे बात मत करो। तो भाई लड़ाई तेरी हो रखी है, तेरे वजह से मैं अपने रिश्ते थोड़ा ख़राब नहीं कर सकता ना। तो सेम कंडीशन वैसे ही है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे इन्होंने बोला, ये कदम अमेरिका ने इसलिए उठाया क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा था। ठीक है, और भारत अमेरिका का क्या असर पड़ेगा इसमें? ठीक है, जो कि भारत और अमेरिका के साथ व्यापार में अच्छा फ़ायदा होता था, क्योंकि 2024-25 में कुछ 41.18 अरब डॉलर निर्यात किया था भारत को अमेरिका के साथ। ठीक है, तो हुआ था इसे, और लेकिन अमेरिका का ये नया शुल्क भारत के निर्यात को नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि देखो, कभी कभी देखो, मैं सिंपल सा पॉइंट हो तो मैं ये अच्छी बता दूं कि लाइक भारत अपना अपना जो माल को चाहता है कि अब्रॉड में जाए और बिके। जिससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट होगा तो एफडीआई आएगा। एफडीआई मतलब सिंपल सी बात है, मैं लास्ट टाइम आपको समझाया था, पढ़ाया था, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके अंतर्गत क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए क्या होता है, जो भी विदेश की कंपनी के मेंबर होते हैं जो हमारे देश में आके रुपए कन्वर्ट करवाते हैं, उनको डॉलर कन्वर्ट करवाने के बाद में, सॉरी, डॉलर कन्वर्ट करवाने के बाद में उनको मिलते हैं रुपए, और फिर रुपए के वो हमसे तो वो करते हैं व्यापार। सिंपल सी बात है, जो डॉलर लेके आते हैं हमारे रिजर्व में होता है। रिजर्व में अगर हमें जब भी कुछ भी तेल या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट या टेक्नोलॉजी को वो लेना होता है, तो वो सीधा उस पैसों से हम क्या करते हैं, हम वहाँ से सामान को आसानी से ले लेते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं एफडीआई, और जितना एफडीआई बढ़ेगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, लेकिन अमेरिका के नया शुल्क भारत को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। सिंपल सी बात है, अमेरिका चाहता है कि क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या अलग जो नेशंस हैं, ठीक है, हमारे सामान को ले और हम उनके सामान को ना लें। ठीक है, वो उनके जो जितने भी हैं, उनके जो इंडस्ट्री, उनकी मार्केट को हमारे अपने सामान के आदी बना दे, और उनके और हमारे जब हमारे पास आए उनका माल, तो उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्टेड निकाल दें कि आपको ये दिक्कत आ रही है, आपकी वो है, आपके माल में क्वालिटी नहीं है, आपके माल ये नहीं है, महंगा है, ये वो होता ना कि लाइक, कि भाई सिंपल सी बात है कि मेरे माल में काम कमी, मेरा पानी पानी तो मेरा मतलब क्या को वो ऐसे था ना, लाइक तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और मेरा कुत्ता, ऐसा कुछ करके था ना, सनातन गिल वाला, वो वाला पॉइंट है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है ये। अब न सिर्फ भारत को निर्यात करने से रोकेगा, बल्कि भारत को महंगे तेल अमेरिका से खरीदने के लिए भी मजबूर करेगा। इस तरह के कदम मुक्त व निष्पक्ष व्यापार के सिद्धांतों को कमजोर करते हुए केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव भी बनाते हैं। इस शुल्क का भारत पर क्या असर पड़ेगा? अगर माने कि भारत के निर्यात में 25% गिरावट आती है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। इससे व्यापार जितना आयात कर रहे हैं उतना ज़्यादा निर्यात नहीं हो रहा है, तो जीडीपी कहीं ना कहीं 5.6 से बढ़कर 7.84 हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात, अगर माने भारत का निर्यात में 25% गिरावट आती है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। 25% मतलब वन वन 1/4। ठीक है, इससे व्यापार घाटा होगा जितना आयात कर रहे हैं, और जिससे ज़्यादा निर्यात नहीं हो पा रहा है। आयात ज़्यादा कर रहे हैं और निर्यात नहीं हो पा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, घाटा लगेगा। ठीक है, भारत की आर्थिक विकास दर जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5 से घटकर 5.9 हो सकती है। ठीक है, ग्रोथ रेट हमारी कम हो जाएगी, सिंपल। और चालू खाता, सीएडी। सीएडी पता है किसी को? तो बताओ, पढ़ के आना अगली बार से। ठीक है, चालू खाता सीएडी भी 0.6% से बढ़कर 1.15%, 50% हो जाएगी, 15% हो जाएगी, सॉरी। 2025 में क्या प्रभाव हुआ? चूँकि शुल्क साल के बीच में लागू हुआ था। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं जीडीपी पर थोड़ा कम, यानी कि 0.4% हो सकता है। ठीक है, सीडी चालू खाते पर थोड़ा बड़ा देखने को की जा सकती है, उम्मीदें हैं। क्या समझे इससे? अमेरिका में दंडात्मक शुल्क
भारत के लिए आर्थिक खतरा और सेहत पे भी हो सकता है। अभी रिसेंट बीबीसी के न्यूज़ भी आ रही थी, उसमें आपने देखा हो शायद, उसमें कि ये एक ब्राज़ील का एक व्यापारी था जो कि वो करता था ग्रोथ ग्रोथ मतलब उसकी उसकी ग्रोथ करता था कॉफ़ी की। तो कहीं न कहीं जब उन्होंने टैक्स बढ़ाया जैसे ही, ठीक है, तो उसकी जो कॉफ़ी की जो पैदावार थी ब्राज़ील की, एक वो अरेमाइका कुछ ऐसे करके कॉफ़ी होती है, उसकी, ठीक है, उसकी ग्रो पे असर हुआ। तो उन्होंने बोला कि अगर अमेरिका ऐसे करेगा तो फिर कैसे चलेगा, ठीक है। ब्राज़ील उसके नीचे ही पड़ता है, अमेरिका के साउथ में, अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से, ठीक है, दंडात्मक शुल्क का प्रभाव क्या है, दंडात्मक शुल्क का प्रभाव क्या है, तो वो इस प्रकार है, ठीक है। अमेरिका ने भारत को कुछ सामान में 25% पेनल्टी के लगाया, कुछ चीज़ों को इसकी छूट दी गई, थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इसके भी आर्थिक झटका रहेगा और असर हाथ पर पड़ेगा। इस तरह टैक्स एक दूसरे की सीमा लगा के विकास दर की ग्रोथ में 6% तक गिरावट ला सकते हैं। भारत को ये भेदभावपूर्ण अन्यायपूर्ण लगता है क्योंकि कई देश भी रूस सामान खरीद रहे हैं लेकिन उन पर कोई टैक्स नहीं। अमेरिका का फैसला भारत की आर्थिक हालत पर है, ठीक है। बस जैसे सिंपल अभी जो ट्रेड वॉर हुआ था, ठीक है, ट्रेड वॉर में क्या हुआ था लास्ट टाइम, ट्रेड वॉर में भाई कि उन्होंने मना कर दिया था कि भाई चाइना से कोई माल नहीं करेगा, चाइना चाइना पे लगा देता, चाइना से कोई खरीदेगा नहीं, ठीक है। तो ये रूस से हम ज़्यादा फ्रेंडशिप करते हैं तो उसे ये नहीं पसंद, हम किसी और से रहते तो उसे ये नहीं पसंद। वो एक ऐसा मतलब अमेरिका के ऐसा नेशंस है कि वो चाहता नहीं है कि वो दूसरे से ये व्यापार करे, खासकर जो उसका विरोधी हो, ठीक है। और हमारी सॉवरेनिटी का मतलब यही है, सॉवरेनिटी मतलब पता है, सॉवरेनिटी का सिंपल ये बोला जाता है कि जब आप कोई भी डिसीजन अपनी मन से लेते हैं विदाउट किसी दबाव के, इकोनॉमी, पॉलिटिकल या कोई और, या कल्चर, ठीक है, दबाव के अपने डिसीजन खुद लेते हैं, खुद के डिसीजन होते हैं, उसे बोलते हैं सॉवरेनिटी। और अगर हम उसकी बात मानेंगे, जो बोलेगा तो हम वो करेंगे, तो वो हम क्या होगा, सॉवरेनिटी हमारी खराब होगी, ठीक है, वैसे करके। और नई व्यापार साझेदारी बना सकता है और मुद्रा बदलाव बदलाव में आ सकता है और सही रणनीति इस स्थिति को संभाला जा सकता है। दुनिया के लिए क्या संदेश है, इस तरह के टैक्स आर्थिक व्यापार बढ़ाने में कमजोर करते हैं, ठीक है। और ज़रूरी है कि ज़रूरी है कि सभी देश मिलकर न्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण और नियम आधारित व्यापार के साथ भी आए। शंघाई संगठन, एससीओ, ठीक है। क्या है एससीओ, एससीओ का पूरा नाम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राजनीतिक, व्यापार, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था जैसे में मदद करता है। शुरुआत 2011 में हुई थी, पहला सम्मेलन चीन शंघाई में हुआ था, ठीक है। इसका स्थान कजाकिस्तान, चीन, रूस और ताजिकिस्तान संस्थापक देश, ठीक है, जिन्होंने बनना है। कजाकिस्तान हमारे बगल में, चीन हमारे ऊपर, रूस चीन के ऊपर, ताजिकिस्तान हमारे पाकिस्तान के बगल में, मिडल ईस्ट में, ठीक है। और एससीओ का उद्देश्य क्या होता है, भारत सदस्य देशों के बीच में क्या करना, बढ़ाना, क्या बढ़ाना, सहयोग, ठीक है। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी। एससीओ की मुख्य संघाई भावना कहा जाता है आपसी भरोसा, म्यूचुअल ट्रस्ट, समानता, ठीक है, समानता का परामर्श, संस्कृति का मान सम्मान, एक दूसरे के लाभ पहुंचाना, साझा विकास के लिए मिलकर काम करना, कामकाजी भाषा, ठीक है। संघाई भावना का मतलब समानता, परामर्श, संस्कृति के का सम्मान, एक दूसरे को लाभ पहुंचाना, साझा विकास की दिशा में मिलकर काम करना, ठीक है। और कामकाज में रूसी और चीनी भाषा को आधिकारिक भाषा माना गया है, ठीक है। एससीओ में रूसी और चीनी भाषा को आधिकारिक भाषा माना गया है। अंतिम बात क्या है, एससीओ का मुख्य मकसद क्या है, सदस्य देशों में रिश्ते मजबूत करना, एकजुटता को आगे बढ़ाना और राजनीतिक, व्यापार, विज्ञान, तकनीकों, संस्कृति, ऊर्जा और ट्रांसपोर्ट, पर्यटन को बढ़ाना, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सदस्य देशों के बीच में सहयोग बढ़ाना और शांति, सुरक्षा, स्थिरता बनाए रखना, दुनिया में लोकतांत्रिक, समान आर्थिक, पॉलिटिकल, व्यापार व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है। अब एससीओ का फोकस क्या होना चाहिए, एससीओ का फोकस क्या होना चाहिए, आतंकवाद, अलगाववाद, चरमपंथी से मिलकर, ठीक है, मिलकर क्षेत्रीय बढ़ावा देना, ठीक है। और कहीं दुनिया में 40% को कवर करता है, 20% 20% से बेच पे जीडीपी इसमें शामिल है, 22% भू क्षेत्र सदस्य देश के पास है, सामरिक स्ट्रेटजी में महत्व करता है, विश्व सीमा शांति, आपसी एकता को मजबूत करने में ताकत रखता है। यह देशों को एक दूसरे से भी जोड़ने को मदद करता है, काम करने में मदद करता है। मतलब दुनिया का 40% आबादी कवर
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट 20% से वैश्विक जीडीपी इसमें शामिल, ठीक है। तीसरा पॉइंट 5% भू क्षेत्र में इसके सदस्य देश हैं। सामरिक महत्व है, एशिया में सीमा शांति और आपसी एकता को मजबूत करने की ताकत रखता है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, मिलकर काम करता है, ठीक है। ये सब कुछ। सुरक्षा क्षेत्र में योगदान, आतंकवाद और नशे की तस्करी के खिलाफ करता है, फिर कार्रवाई के खिलाफ करता है। सैन्य हथियार निकाल लेते हैं अपन अभी, ठीक है। आतंकवादी और नशे की तस्करी के खिलाफ करता है, ठीक है। सैन्य तकनीक आगे बढ़ाता है। एसयू में पीस मिशन जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास दिखाया कि देशों के साथ मिलकर काम करने में सक्षम है। इसके मुकाबले क्वाड संगठन की सैन्य भूमिका सीमित रही, मतलब ज़्यादा नहीं रही है इसमें। क्वाड से तुलना की जा रही है। एसयू में पीस सेशन संयुक्त सेशन अभ्यासों से दिखाया गया है, लेकिन देशों से मिलकर काम करने में सक्षम है। इसके मुकाबले क्वाड संगठन की सैन्य भूमिका सीमित रही है, ज़्यादा नहीं पड़ पाई। मेरिट योजना तकनीक शिक्षा के सुधार के लिए नई योजना है। कैसे मेरिट योजना है, क्या है? एक ऐसे केंद्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम से ये सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के पॉलिटेक्निक संस्थानों में लागू किया जाता है। ये योजना विश्व के मदद करने में विश्व की मदद कर सॉरी ये योजना विश्व बैंक की मदद करने में बनाई गई है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसके? राष्ट्रीय नीति 2020 मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, के अनुसार क्या तकनीक को बेहतर बनाना, गुणवत्ता कर पूर्ण करना, सबके लिए समान अवसर देना और अच्छा प्रबंध ई गवर्नेंस सुनिश्चित करना। जब पैसा कहाँ से आएगा? वित्तीय जानकारी कुल 4,200 करोड़, समय सीमा 2025 से लेकर 2029 से 30 तक, 5 साल के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। थोड़ा सा योजना का पैसा केंद्र सीधे उन संस्थाओं को दिया जाएगा जो कि भारत को इसमें भाग लेंगे, जो कि इसमें भाग लेंगे, ठीक है। भारत को नहीं, जो भाग लेंगे। ये पैसा एक केंद्रीय एजेंसी के जरिए भेजा जाएगा। आईआईटी, आईआईएम्स, एआईसीटी, एनबीए एंड फुल फॉर्म इसके देखो, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। मतलब इसका मतलब आपको पता ही है, ये जो ये सब चीज़ें, ठीक है। 2 मिनट रुकना। वो कहाँ से था? ठीक है। और एआईसीटी तकनीकी शिक्षा का नियमन संस्था करना, एनबीए नेशनल बोर्ड ऑफ द एक्रेडिटेशंस, इन सभी संस्थानों का योजना करना, ठीक है। मदद करना। छात्रों को कौशल स्किल्स को बेहतर बनाने में, यानी कि साथ साथ काम करने, लायक करना, बनाना। पाठ्यक्रम को अपडेट करना ताकि उद्योग इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक हो। इंटर्नशिप के मौके दें। शिक्षक प्रशिक्षण और फैकल्टी डेवलपमेंट करना। रिसर्च सेंटर खोलना। नई सोच इनोवेशन को बढ़ावा देना और इनक्यूबेशन सेंटर बनाना जहाँ पर आइडिया को स्टार्टअप में बदला जा सके। स्थायी लैब, मेकिंग लैब्स और स्थानीय भाषा में कार्यशालाओं को भी बढ़ावा देना। रिसर्च क्या है? मेरिट योजना का मकसद है कि सरकारी इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल कॉलेजों में पढ़ने पढ़ने वाले छात्रों को बेहतर स्किल, इंडस्ट्री के हिसाब से शिक्षा, स्टार्टअप के लिए मौके मिले, ठीक है। तो ये प्रोसेस था इसके अंदर, ठीक है। तो आज 9 अगस्त का पूरा होता है, ठीक है। जो भी कम इशू आ रहा है समझने में, कुछ बात है या फिर कोई और दिक्कत वीडियो से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू सो मच।
सो अभी हम 9 अगस्त हमने करा है, ठीक है। इसमें हम एक और वीडियो ऐड ऑन कर देते हैं इसमें, जैसे हमने 7-8 किया था, और इसमें भी हम कर देते हैं, ठीक है। 9 तारीख और 10-11 तारीख हम करंट जोड़ रहे हैं इसमें, ठीक है। अब पढ़ते हैं लेगिंग, ठीक है। थोड़ी तो दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। लैंगिक न्याय से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला बसर और भाषा में क्या है, ठीक है। देखो, लैंगिक भाषा से क्या दिक्कत है कि भाई सभी को अपनी राइट्स होनी चाहिए। जैसे इन्होंने बोला कि सिंपल सी बात है कि जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने शिवांगी बंसल बनाम साहिल बंसल के केस में अहम फैसला दिया। क्या फैसला दिया सर, देख लेते हैं वो भी। क्या बोले कि फैसला भारतीय दंड संहिता धारा 490A अब BNS की धारा 85 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये कानून पति और पूरे परिवार को द्वारा पत्नी के साथ की क्रूरता को अपराध बनाता है। ये कानून पति या उसके परिवार वाले द्वारा, चलो आप कुछ तो अच्छा करा, लैंगिक न्याय तो दिया भाई, वरना कि आजकल के ज़माने में तो खाली भी बोलती कि तुम्हारे पूरे घर को फंसा दूंगी, मेरे साथ लग रहा हो, वरना मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, तुम्हें झूठा केस लगा दूंगी या ना, और बहुत सारे केसेस में। मैं ये नहीं बोला कि भाई, मैं कभी कभी कहीं कहीं होते भी हैं, ठीक है, केसेस। इसमें क्या होगा, इसमें देखते हैं। दहेज, ठीक है। दहेज उत्पीड़न, आत्महत्या के लिए उकसाना, शारीरिक मानसिक हिंसा, जिस चीज़ें आती है इसके लिए 3 साल के लिए जेल, जुर्माना हो सकता है। क्यों लाया गया था कानून, क्या जो आवश्यकता पड़ गई थी, वही नीले ड्रम, हाँ समझ गए होंगे। 1983 में कानून बनाया गया था कि ताकि घरेलू हिंसा, दहेज से जुड़ी मौतों को रोका जा सके। बाद में इसका दायरा बढ़ाकर इस तरह की मानसिक और शारीरिक क्रूरता को शामिल किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का पुराना आदेश क्या था, ठीक है। और इसकी शिकायत दर्ज होने में 2 महीने तक का ना तो गिरफ्तारी होगी, ना ही कोई जबरन कार्रवाई होगी। और इस मामले में जिला स्तर की पारिवारिक कल्याण समिति को भेजा जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को मंजूरी दे दी। अब 2 महीने तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, भले ही मामला गंभीर हो। इस मामले की आलोचना क्यों जरूरी है, आलोचना का कहना है इसमें पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और शिकायत करने का हौसला टूट सकता है। हाँ, ये भी चांसेस है, लेकिन इसका मतलब लेकिन पुलिस की ढलाई को कानूनी सहारा मिल सकता है, ठीक है। फैसले का असर क्या पड़ेगा, अब ह्यूमन राइट्स वाले जो महिला आयोग वाले तो वही किलस गए होंगे इसमें तो, ठीक है। हम्म तलाक, बच्चों के लिए कस्टडी जैसे भावनात्मक मामले से मध्यस्थता मेडिएशन ठीक हो सकती है। अगर अगर लेकिन अगर गंभीर हिंसा का आरोप है तो मामलों में सिर्फ बातचीत या समझौता उचित नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपराधिक मामले हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है, ये फैसला घरेलू हिंसा के मामले में गिरफ्तारी को नियंत्रित करता है ताकि गलत आरोपों का दुरुपयोग ना हो सके, ठीक है। वरना फंसा दूंगी, ऐसा होता है कि ये कर दूंगी वो कर दूंगी, अपने बहुत सी महिलाओं के मुंह से सुना होगा। और कहीं ना कहीं कभी कभी आपने देखा होगा कि बीच बाजार में कोई महिला किसी लड़के से पेट मतलब मारती है या फिर झड़प होती है या फिर लड़ाई वड़ाई होती है, तो दूसरा मर्द आने से सोचता है कि अगर मैंने इस महिला को बचाया, इसके मैटर में पड़ा और इसने मेरे पे झूठा इल्जाम लगा दिया, तो मेरा लेने के देने पड़ जाएंगे फिर, ठीक है। घरों पर गलत आरोप लगा, कुछ भी आरोप लगाते तो मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हर मर्द जात सोचता है कि भाई कि सच्चाई की भाई दूर से ही देखते रहो, कुछ वो ना बोलो, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं ये लोगों में डर है कि भाई महिला आयोग से पता चल जाएगा या फिर कुछ और बात होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं असर पड़ता है ये चीज़ें। ये फैसला घरेलू हिंसा के मामले में गिरफ्तारी को नियंत्रित करता है ताकि गलत आरोपों का दुरुपयोग ना हो सके, लेकिन इसका सही संतुलन जरूरी है ताकि सच में पीड़ित महिलाओं को सुरक्षित रहे और न्याय मिल सके। 498 क्या है, दोषपूर्ण दुरुपयोग की सच्चाई। कम दोष कम दोष सिद्धि या कन्विक्शन रेट, कैसे, मतलब सिंपल सी बात है। इन्होंने बोला जैसे NCRB की 2022 में के अनुसार धारा 498 के तहत दोष सिद्धि पर दर लगभग 18% है। कई लोग सोचते हैं कि इसका मतलब ये कानून गलत दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। असल में ये दर कई अन्य अपराधों से ज़्यादा है। कैसे दोष सिद्धि वाले, कैसे जांच की मुश्किलें भी कोई अपराध के अंदर होते हैं, पारिवारिक दबाव हो गया महिलाओं पे, ठीक है। महिलाओं पर केस वापस लेने का दबाव होता है, सबूत की कमी, क्योंकि अब
अपराध छिपे होते हैं। सही बात है। अब गवाह देने में डर को हिचकिचाहट होती है, गवाही देने में हिचकिचाहट होती है लोगों को, ठीक है, कानूनी प्रक्रिया पक्षपात होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोला कि भाई हर जगह महिला ही खराब है, भाई पुरुष भी खराब है, ठीक है। और ठीक है, लेकिन इन कारणों से कानून की जरूरत खत्म नहीं होती। दुरुपयोग की क्या कहानी है, असली सच्चाई देख लेते हैं भाई। 2022 में 1,34,506 मामले दर्ज हुए, जो बताता है कि महिला आपकी मौत करके आवाज़ उठाकर ही है, ठीक है। अच्छा सॉरी, अब हिम्मत करके आवाज़ उठा रही है, NFHS, ठीक है। और 5 रिपोर्ट में पता चल रहा है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रिपोर्ट बहुत कम है, यानी ज़्यादातर केस तो सामने ही नहीं आते। तुम सफर जैसे, ठीक है, जैसे महिला सहायता समूह का कहना है कि केस बढ़ने का कारण है ज़्यादा जागरूकता है, ना कि झूठे मामले। कुछ मामले गलत हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा कानून गलत हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट 2005 में सुनील कुमार वर्मा केस ने भी कहा था कि दुरुपयोग कानून को खत्म करने का कारण नहीं हो सकता, ठीक है। दुरुपयोग हो तो कानून को, इसका मतलब ये नहीं कि कानून को खत्म कर दो। हाँ, ये भी कहीं ना कहीं गलत चीज़ है कि भाई कानून खत्म करना ठीक नहीं है, ठीक है, होना चाहिए। देखो, अगर सिंपल सी बात है कि अगर एक तालाब में पूरी एक मछली गंदी, तो इसका मतलब नहीं है कि पूरी तालाब ही गंदा है, ठीक है। और 498 मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाने से पीड़ित महिला को तुरंत सुरक्षा नहीं मिल पाएगी, आ सकता थी, और उनका आत्मविश्वास और नैतिक पहुंच कमजोर हो जाती है। और सिर्फ कुछ अपराधों पर ही ज़्यादा सख्ती रखना कानूनी संतुलन को बिगाड़ता है, ठीक है। और इथेनॉल मिश्रण ब्लेंडिंग, आसान शब्दों में क्या है ब्लेंडिंग, मतलब सिंपल सी बात है, इन्होंने क्या करा, पेट्रोल में गन्ने का जूस को मिलाया जा रहा है, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा रिसोर्सेस जो होते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे ज़्यादा क्या होता है, गन्ने की पैदावार ज़्यादा होती है, तो इसलिए सोच रहे कि करने का, हम जो डिपेंडेंट है, हमारा जो ईंधन, वो भारत के अब पूरे देश में E20 ईंधन यानी कि 20% इथेनॉल मिला हुआ है, पेट्रोल शुरू कर दिया गया है। पहले इसका लक्ष्य 2030 तक था, लेकिन भारत में 2025 में ही हासिल कर लिया गया है, यानी 5 साल पहले। इथेनॉल मिलाने से क्या फ़ायदा होगा, तेल आयात कम होगा, देश को विदेशी से कम तेल मंगवाना पड़ेगा, पर्यावरण में कार्बन कम होगा, ईंधन पर्यावरण के लिए बेहतर है, किसानों को फ़ायदा होगा। इथेनॉल गन्ना मक्का जैसे फसलों से बनता है, इथेनॉल गन्ना मक्का जैसे फसलों से बनता है, और जिससे किसानों को आमदनी मिलेगी, और स्वच्छ सुरक्षा की ओर बड़ा कदम है। ग्रीन एनर्जी की दिशा में भारत का बड़ा प्रयास है। इथेनॉल ब्लेंडिंग का शब्दों में E20 क्या है, इसका मतलब है पेट्रोल 20% मिलाना। इथेनॉल एक तरह का जैविक बायो ईंधन है जो गन्ने के अन्य फसलों से बनता है। E20 के फायदे, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, यानी भारत अपनी जरूरत के लिए विदेशी तेल पर कम निर्भर रहेगा। गन्ना किसानों को फायदा, इथेनॉल बनाने की गन्ने की ज़्यादा मांग होगी, तेल आयात में कमी, हर साल 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बचत हो सकती है, पर्यावरण को फायदा, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को भी कम किया। चुनौती और समस्या, इंजन गाड़ी पर असर क्या हुआ, इथेनॉल में नमी खींचने की क्षमता होती है, जिससे कि लोहे की जिंक लग सकती है, ठीक है। रबड़ और प्लास्टिक के पार्ट जैसे पाइप और गैस कैट खराब हो सकती है, ये भी बात ठीक है। और गाड़ी पर परफॉर्मेंस और माइलेज घट सकता है, ये भी ठीक है। पुरानी गाड़ियों में E20 के हिसाब से बनी नहीं है, और इनमें ज़्यादातर मटसन खच, ठीक है, आ सकता है, मतलब इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस में खर्च ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। इंजन जल्दी ख़राब हो सकता है, तो हमें इंजन को तकनीक ऐसे बनाई जाए कि भाई इंजन ख़राब ना हो, इंजन उसके स्पेसिफिक हो ना, उसके अनुसार हो। अगर गाड़ी का इंजन कंट्रोल सिस्टम ECU E20 के हिसाब से ट्यून नहीं है, तो परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगा। आगे की योजना, सरकार E20 के बाद E30, E40, 30 और 40% थोड़ा मिलाने की तैयारी कर रही है, और कहीं ना कहीं लेकिन इससे गाड़ियों की नई तकनीक और डिज़ाइन जरूरी होंगे, ठीक है। E20 एक साहबी कदम है, अच्छा कदम है, जो कि किसानों, पर्यावरण, देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, लेकिन इसके लिए कुछ तकनीकी सुधार, ग्राहकों की जरूरत, जागरूक करना, अन्य गाड़ियों के लिए अनुकूल बड़ी ज़रूरत होती है। स्वास्थ्य सेवाओं में नागरिकों की भागीदारी, तो शब्दों में सिंपल सी बात, स्वास्थ्य सेवा और नागरिकों की भागीदारी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तमिलनाडु की मलक्कलाई थैली मनुबंधन योजना बहुत अटपटी है भाई, पता नहीं क्या क्या है। हथियार निकालो, मतलब तमिलनाडु की मलक्कलाई थैली योजना क्या है, कर्नाटक की गृह आरोग्य योजना, और इन योजना का मकसद है गैर संक्रामक बीमारियां जैसे डायबिटीज़, BP का इलाज सेवा लोगों तक पहुंचाना नागरिकों के लिए असली मतलब क्या है, सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, ये लोगों को गरिमा, सम्मान, निर्णय से जिम्मेदारी बढ़ाता है, और इसकी जानकारी को असमानता कम होती है, और लोग स्वतंत्र होता है, ठीक है, ठीक है भाई।
सकारात्मक प्रभाव क्या है, जवाबदेही पारदर्शिता बढ़ती है, सिस्टम पर लोगों की नज़र रहती है, भ्रष्टाचार की गुंजाइश बहुत कम होती है, कमजोर वर्गों की आवाज़ सुनी जाती है, सिर्फ ताकतवर लोगों का स्वर्चस्व से नहीं चलता। स्वास्थ्य सेवाओं के नतीजे बेहतर होते हैं क्योंकि जनता और स्वास्थ्य कार्यकर्ता मिलकर काम करते हैं। अच्छी बात है। समुदाय और सिस्टम के बीच में विश्वास बनता है जिससे कि लोगों को ज़्यादा सेवा मिलती है। सिस्टम और समुदाय, सरकार अगर सेवा दर्ज कर दरवाजे सॉरी सर, अगर सरकार सॉरी अगर सरकार क्या हो रहा है अगर सरकार अगर सेवा दर्ज तक पहुंचा रही है, दरवाजे तक, यार क्या कर रहा है तू भाई, क्या दिमाग है हो रहा तेरा। अगर सर सरकार अगर सेवाएं दरवाजे तक पहुंचा रही है तो नागरिकों को भी चाहिए कि वे अपनी ज़रूरतों को खुलकर बताए, योजना की निगरानी करे और आवाज़ उठाए। और जब कुछ ठीक ना हो, स्वास्थ्य शासन में नागरिक भागीदारी की जरूरत है। साधारण शब्दों में, बिना भागीदारी की क्या समस्या हो सकती है? अगर लोगों की भागीदारी नहीं होती तो स्वास्थ्य तंत्र को लोगों की जरूरतों से कट सकता है। ये एक तरफा दबाव डालने का वाला सिस्टम बन सकता है। जो लोग पहले से हाशिए पर हैं, जैसे महिलाएं, गरीब, दलित, उनकी आवाज़ और कमज़ोर हो सकती है। और आगे की आके दिक्कत क्या होगी? 2005 में शुरू हुआ राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन NRHM, जिसमें कई सामुदायिक समितियां बननी है। VHSNC, गांव का स्तरीय स्वास्थ्य समिति, ठीक है। रोग कल्याण क्या है? रोग कल्याण समिति का इनका मकसद था कि महिलाओं और आशिया के लोगों को शामिल करना और उन्हें थोड़ी बहुत फंडिंग देना। शहरों में भी ऐसी कुछ समितियाँ थी, जैसे महिला आरोग्य समिति, बाढ़ समिति आदि, लेकिन उनका काम कई जगहों पर ठप पड़ गया। मुख्य समस्या क्या है? कहीं कहीं ये बनी ही नहीं, बैठ के नहीं होती, बहुत कम होती है। कौन क्या करेगा ये साफ नहीं है, फंड का भी सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। सोच में बदलाव की ज़रूरत है। स्वास्थ्य विभाग को लगता है कि लोगों को शामिल करना काम में रुकावट है, लेकिन ये सही नहीं है। कई बार लोग जब सुने नहीं जाते तो धरना प्रदर्शन या मीडिया अभियान का सहारा लेते हैं। क्या किया जाना चाहिए? सुझाव: लोगों को उनके स्वास्थ्य अधिकारों की जानकारी दी जाए, ठीक है। सिर्फ लोगों को कम जागरूकता के दोष न दिया जाए, बल्कि उनके सामाजिक कारणों को समझा जाए और असमता पैदा करते हैं। स्थायी भागीदारी के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म बनाएं, जैसे हर क्षेत्र में सक्रिय स्वास्थ्य समिति जो कि नियमित रूप से बैठ के करें और निर्णयों को भी लागू लोगों को भागीदारी सुनिश्चित करें। निचोड़ क्या निकलता है? जब तक लोगों को फैसले में जगह नहीं मिलेगी, जब तक लोग उसमें लोग कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी नहीं दिखाएंगे, ठीक है, अपना इनिशिएटिव्स नहीं दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं कमियाँ होंगी। जैसे बोलते हैं कि सेंटर और स्टेट्स दोनों को मिलकर अगर इनिशिएटिव निकालेंगे, साथ मिलकर काम करें, तभी कोई काम हो सकता है। अगर नहीं करते तो कैसे कैसे समस्या आ सकती है? सपोज करो कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की बातों को माने, और कहीं ना कहीं अगर उन्हें लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करे, तो कहीं ना कहीं वो स्टेप कर लेती है उनके विरोध जाने का। तभी तो हमारे देश में जो कि फंडामेंटल राइट्स प्लस फेडरलिज्म का प्रोसेस दिया गया है। फेडरलिज्म में क्या बोलता है कि राज्य, स्टेट्स और सेंटर दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई बात आती है कि भाई किसकी बातों को ज़्यादा तवज्जो और ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दिया जाए, तो वो सेंटर, क्योंकि सेंटर को देखना होता है हर नेशंस मतलब क्या, हर नेशंस को बिल्कुल इकट्ठा कर रखना पड़ता है। जो भी समस्या होती है, समस्या का समाधान करने के लिए सेंटर होती है। जब कोई स्टेट के बस की बात नहीं होती कुछ काम करने की, तो कहीं ना कहीं सेंटर पर डिपेंडेंट हो जाती है। और प्लस सेंटर क्या करता है, सेंटर को फंड देना होता है स्टेट्स को। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जब दोनों ही स्टेट्स और सेंटर की अलग अलग पार्टियां होती हैं, डिफरेंट पार्टियां होती हैं, तो दोनों में कहीं ना कहीं अनबन और मनमुटाव होता है। जिससे कि जब स्टेट द्वारा फंड मांगने पर सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कम बजट पे पास करती है, कम फंड देती है, या फंड को रोक लेती है। तो जिससे दिखाता है कि उससे जो स्टेट की गवर्नमेंट थी वो अपना काम सही रूप से कर नहीं पाती, और ना करने के कारण जो उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सही से क्या नहीं मिलता, उनको इनकम नहीं मिलती है। अभी रिसेंट में हमने देखा होगा, मे बी 2-3 साल पहले की बात है, एमसीडी को फंड नहीं मिल रहा था, ठीक है, जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी। अभी तो रेखा गुप्ता चल रही है, केजरीवाल सरकार थी, तो फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की थी, ठीक है। और लेकिन जो हमारी जो दिल्ली में तो केजरीवाल गवर्नमेंट थी, ठीक है, आम आदमी पार्टी, ठीक है, सिंपल सी बात। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आरोप ये लगाए गए थे केजरीवाल सरकार के द्वारा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड नहीं कर रही है, जिससे कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे नहीं दे पा रहे, जिससे क्या होता है, एमसीडी क्या कर रही थी, रास्तों में पैसे ना मिलने पे, पैसे ना मिलने पे, उनकी सैलरी ना मिलने पे, तो वो जगह जगह कूड़ा फैला रही थी कि भाई इस वजह से, तो वो अपना आक्रोश दिखा रही थी ऐसे करके एमसीडी। तो कहीं ना कहीं ये होता है, बहुत से चांसेस देखे जाते हैं, जब दो गवर्नमेंट अलग अलग होती है तो फंड रोकने का कहीं ना कहीं ये पॉइंट निकल जाता है।
कि भी फंड रोक लो या दो मत, कम दो, जो इतना मांगा है उससे कम दो, उस टाइप से। ठीक है, तो वो सही से हम करने पाए। सुनवाई प्लस सेवा सच्ची स्वास्थ्य व्यवस्था है। सुनवाई प्लस सेवा सच्ची स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था है। नया आयकर विधेयक 2025 सरल भाषा में क्या हुआ, लोकसभा ने नया आयकर विधेयक पारित कर दिया गया। ये 1961 के पुराने आयकर कानून की जगह लेगा। सुझाव, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पर छूट। अब एलएलपी फर्मों में वैकल्पिक न्यूनतम पर एएमटी हटा दिया गया है। टैक्स रिफंड का छूट। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति तय समय तक आईटीआर नहीं भर पाता तब उसे टैक्स रिफंड मिल सकता है। आसान शब्दों में कानून की भाषा में सरल होगी। ठीक, पहली हंसी बात, अध्यायों की संख्या आदि कर दी गई है, नए शब्दों में इस्तेमाल किया गया है। आकलन वर्ष पिछला वर्ष की जगह अब सिर्फ एक वर्ष कहा जाएगा। गैर लाभकारी संस्था ऐसे ट्रस्ट जो पूरी तरह से धार्मिक चैरिटी पे काम करते हैं, गुमनाम डोनेशन लेते हैं, उन्हें टैक्स से छूट मिलेगी। FRBM सर्च करो, FRBM क्या है। ठीक है, विदेशों में पढ़ाई के लिए पैसे भेजने का राहत। अगर आप किसी को विदेश में पढ़ाई के लिए पैसे भेजते हैं तो उस पर TCS टैक्स कलेक्टेड एंड सोर्स नहीं लगेगा। अन्य जरूरी प्रावधान क्या है? अब अन्य जरूरी प्रावधान क्या, अब व्यवसाय के साथ पेशेवर काम प्रोफेशन को भी शामिल किया जाएगा। जिनकी आय 50 करोड़ से ज़्यादा है उन्हें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। ठीक है, परिवार के लोगों के लिए मिलने वाली पेंशन में ग्रेजुटी पर छूट की परिभाषा स्पष्ट की गई है। जेनेवा प्लास्टिक सम्मेलन, शब्दों में बात करें, 9 अगस्त 2025 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण में एक वैश्विक बैठक INC रखी गई थी। इस बैठक में देश के दो गुटों के एक टकराव देखने को मिला। दो मुख्य गुट कौन कौन से हैं? हाई एमिशन कोलिशंस, जैसे इस गुट का नेतृत्व नॉर्वे का रवांडा कर रहे हैं। ठीक है, हाई एम्बिशन कोलिशंस, इस गुट का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? नॉर्वे के रवांडा, और इसमें 80 देश यूरोपीय यूनियन में शामिल हैं। ठीक है, और सख्त अंतर्राष्ट्रीय नियम बने, प्लास्टिक के उत्पादन में सीमित किया जाए, ग्लोबल बैन लीगल बाइंडिंग ट्रीटी हो, कम आबादी उत्पादन देश हो, इसमें भारत, अमेरिका, सऊदी अरब जैसे देश भी शामिल हों। ठीक है, और हर देश को अपनी नीति बनाने के लिए छूट मिलनी चाहिए। उत्पादन पर रोक के बजाय रिसाइकलिंग और टेक्नोलॉजी में सुधार, ठीक है, सुधार की प्रोसेस किए जाए। ठीक है, कुछ देश चाहते हैं कि वैश्विक नियम और सख्त सीमाएं, कुछ देश कहते हैं कि हम अपने तरीकों से सुधार करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। ठीक है, तो निचोड़ क्या निकलता है इसका? निचोड़ एंड द लास्ट पॉइंट क्या निकलता है? सिंपल सी बात, प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होने की ज़रूरत है, लेकिन विकसित और विकसित देशों में हितों में अंतर है, जिससे कि सहमति बनाना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट था आर्टिकल। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमने कर दिया है 9 अगस्त का, हमने ख़त्म कर लिया है। 9 और 11 अगस्त को हमने ख़त्म कर लिया है। ठीक है, अब आशा करते हैं अब आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं विदा लेता हूँ। चौहान विजन में आपका स्वागत किया गया है, क्या किया जाएगा, क्या जाता रहेगा। ठीक है, और देखने के लिए, वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आपका फ्रेंड प्रदीप।